नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो कहानी। आज की कहानी रूस के लेखक एंटन चेखोव ने लिखी है, लेकिन इसके भाव, इसकी चुप्पी और इसका दर्द हमें बिल्कुल अपने आसपास का ही लगता है। आइए सुनते हैं कहानी एक छोटा सा मजाक। सर्दियों की खूबसूरत दोपहर। सर्दी बहुत तेज है। नादिया ने मेरी बाह पकड़ रखी है। उसके घुंघराले बालों में बर्फ इस तरह जम गई है कि वे चांदनी की तरह झलकने लगे हैं। होंठों के ऊपर भी बर्फ की एक लकीर सी दिखाई देने लगी है। हम एक पहाड़ी पर खड़े हुए हैं। हमारे पैरों के नीचे मैदान पर एक ढलान पसरी हुई है जिसमें सूरज की रोशनी ऐसे चमक रही है जैसे उसकी परछाई शीशे में पड़ रही हो। हमारे पैरों के पास ही एक स्लेज पड़ी हुई है जिसकी गद्दी पर लाल कपड़ा लगा हुआ है। चलो नादिया, एक बार फिसलें, मैंने नादिया से कहा। सिर्फ एक बार, घबराओ नहीं, हमें कुछ नहीं होगा, हम ठीक ठाक नीचे पहुंच जाएंगे। लेकिन नादिया डर रही है। यहां से पहाड़ी के कगार से नीचे मैदान तक का रास्ता उसे बेहद लंबा लग रहा है। वे भय से पीली पड़ गई है जब वो ऊपर से नीचे की ओर झांकती है, और जब मैं उससे स्लेज पर बैठने को कहता हूं तो जैसे उसका दम निकल जाता है। मैं सोचता हूं, लेकिन तब क्या होगा जब वो नीचे फिसलने का खतरा उठा लेगी? वे तो भय से मर ही जाएगी या पागल ही हो जाएगी। मेरी बात मान लो, मैंने उससे कहा। नहीं नहीं, डरो नहीं, तुम्हें हिम्मत की कमी है क्या? आखिरकार वो मान जाती है और मैं उसके चेहरे के भावों को पढ़ता हूं। ऐसा लगता है जैसे मौत का खतरा मोल लेकर ही उसने मेरी ये बात मानी है। वो भय से सफेद पड़ चुकी है और कांप रही है। मैं उसे स्लेज पर बैठाकर उसके कंधों पर अपना हाथ रखकर उसके पीछे बैठ जाता हूं। हम उस अथाह गहराई की ओर फिसलने लगते हैं। स्लेज गोली की तरह बड़ी तेजी से नीचे जा रही है। बेहद ठंडी हवा हमारे चेहरों पर चोट कर रही है। हवा ऐसे चिंगाड़ रही है कि लगता है मानो कोई तेज सीटी बजा रहा हो। हवा जैसे गुस्से से हमारे बदनों को चीर रही है। वो हमारे सिर उतार लेना चाहती है। हवा इतनी तेज है कि सांस लेना भी मुश्किल है। लगता है मानो शैतान हमें अपने पंजों में जकड़कर गरजते हुए नरक की ओर खींच रहा है। आसपास की सारी चीजें जैसे एक तेजी से भागती हुई लकीर में बदल गई हैं। ऐसा महसूस होता है कि आने वाले पल में ही हम मर जाएंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूं नादिया, मैं धीमे से कहता हूं। स्लेज की गति धीरे धीरे कम हो जाती है। हवा का गरजना और स्लेज का गूंजना अब इतना भयानक नहीं लगता। हमारे दम में दम आता है और आखिरकार हम नीचे पहुंच जाते हैं। नादिया अधमरी सी हो रही है। वो सफेद पड़ गई है। उसकी सांसें बहुत धीमी धीमी चल रही हैं। मैं उसकी स्लेज से उठने में मदद करता हूं। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं कभी नहीं फिसलूंगी, हरगिज नहीं। आज तो मैं मरते मरते बची हूं। मेरी ओर देखते हुए उसने कहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खौफ का साया दिखाई दे रहा है, पर थोड़ी ही देर बाद वो सहज हो गई और मेरी ओर सवालिया निगाहों से देखने लगी। क्या उसने सचमुच वे शब्द सुने थे या उसे ऐसा बस महसूस हुआ था? सिर्फ हवा की गरज थी वो। मैं नादिया के पास ही खड़ा हूं। मैं सिगरेट पी रहा हूं और अपने दस्ताने को ध्यान से देख रहा हूं। नादिया मेरा हाथ अपने हाथ में ले लेती है और हम देर तक पहाड़ी के आसपास घूमते रहते हैं। ये पहेली उसको परेशान कर रही है। वे शब्द जो उसने पहाड़ी से नीचे फिसलते हुए सुने थे, सच में कहे गए थे या नहीं? ये बात वास्तव में हुई या नहीं? ये सच है या झूठ? अब ये सवाल उसके लिए स्वाभिमान का सवाल हो गया है, उसकी इज्जत का सवाल हो गया है। जैसे उसकी जिंदगी और उसके जीवन की खुशी इस बात पर निर्भर करती है। ये बात उसके लिए महत्वपूर्ण है, दुनिया में शायद सर्वाधिक महत्वपूर्ण। नादिया मुझे अपनी अधीरता भरी उदास नजरों से ताकती है, मानो मेरे अंदर की बात भांपना चाहती हो। मेरे सवालों का वो कोई असंगत सा उत्तर देती है। वो इस इंतजार में है कि मैं उससे फिर वही बात शुरू करूं। मैं उसके चेहरे को ध्यान से देखता हूं। अरे, उसके प्यारे चेहरे पर ये कैसे भाव है। मैं देखता हूं कि वो अपने आप से लड़ रही है। उसे मुझसे कुछ कहना है, वो कुछ पूछना चाहती है, लेकिन वो अपने ख्यालों को, अपनी भावनाओं को शब्दों के रूप में प्रकट नहीं कर पाती। वो झेप रही है, वो डर रही है। उसकी अपनी ही खुशी उसे तंग कर रही है। सुनिए, मुझसे मुंह चुराते हुए वो कहती है। क्या? मैं पूछता हूं। चलिए एक बार फिर फिसलें। हम फिर से पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। मैं फिर से भय से सफेद पड़ चुकी और कांपती हुई नादिया को स्लेज पर बैठाता हूं। हम फिर से भयानक गहराई की ओर फिसलते हैं। फिर से हवा की गरज और स्लेज की गूंज हमारे कानों को फाड़ती है। और फिर जब शोर सबसे अधिक था, मैं धीमी आवाज में कहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं नादिया। नीचे पहुंचकर जब स्लेज रुक जाती है तो नादिया एक नजर पहले ऊपर की तरफ ढलान को देखती है जिससे हम अभी अभी नीचे फिसले हैं। फिर दूसरी नजर मेरे चेहरे पर डालती है।
वो ध्यान से मेरी बेपरवाह और भावहीन आवाज को सुनती है। उसके चेहरे पर हैरानी है। न सिर्फ चेहरे पर बल्कि उसके सारे हाव भाव से हैरानी झलकती है। वो चकित है और जैसे उसके चेहरे पर यह लिखा है। क्या बात है? वे शब्द किसने कहे थे? शायद इसी ने, या हो सकता है मुझे बस ऐसा लगा हो, बस ऐसे ही वे शब्द सुनाई दिए हों। उसकी परेशानी बढ़ जाती है कि वो इस सच्चाई से अनभिज्ञ है। यह अनभिज्ञता उसकी अधीरता को बढ़ाती है। मुझे उस पर तरस आ रहा है। बेचारी लड़की, वो मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देती और नाक पांव चढ़ा लेती है। लगता है वो रोने ही वाली है। घर चले? मैं पूछता हूं। लेकिन मुझे तो यहां फिसलने में खूब मजा आ रहा है। वो शर्म से लाल होकर कहती है और फिर मुझसे अनुरोध करती है, और क्यों ना हम एक बार फिर फिसलें। तो उसे ये फिसलना अच्छा लगता है, पर स्लेज पर बैठते हुए तो वो पहले की तरह ही भय से सफेद दिखाई दे रही है और कांप रही है। उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं अपने होठों को रुमाल से पोंछकर धीरे से खांसता हूं, और जब फिर से नीचे फिसलते हुए हम आधे रास्ते में पहुंच जाते हैं तो मैं एक बार फिर कहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं नात्या। और ये पहेली पहेली ही रह जाती है। नात्या चुप रहती है। वो कुछ सोचती है। मैं उसे उसके घर तक छोड़ने जाता हूं। वो धीमे धीमे कदमों से चल रही है और इंतजार कर रही है कि शायद मैं उससे कुछ कहूंगा। मैं ये नोट करता हूं कि उसका दिल कैसे तड़प रहा है, लेकिन वो चुप रहने की कोशिश कर रही है और अपने मन की बात को अपने दिल में ही रखे हुए है। शायद वो सोच रही है। दूसरे दिन मुझे उसका एक रुक्का मिलता है। आज जब आप पहाड़ी पर फिसलने के लिए जाएं तो मुझे अपने साथ ले लें, नात्या। उस दिन से हम दोनों रोज फिसलने के लिए पहाड़ी पर जाते हैं और स्लेज पर नीचे फिसलते हुए हर बार मैं धीमी आवाज में वही शब्द कहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं नाद्या। जल्दी ही नाद्या को इन शब्दों का नशा सा हो जाता है, वैसा ही नशा जैसा शराब या मार्फीन का नशा होता है। वो अब इन शब्दों की खुमारी में रहने लगी है। हालांकि उसे पहाड़ी से नीचे फिसलने में पहले की तरह डर लगता है, लेकिन अब भय और खतरा मोहब्बत से भरे उन शब्दों में एक नया स्वाद पैदा करते हैं, जो पहले की तरह उसके लिए एक पहेली बने हुए हैं और उसके दिल को तड़पाते हैं। उसका शक हम दो ही लोगों पर है, मुझ पर और हवा पर। हम दोनों में से कौन उसके सामने अपनी भावना का इजहार करता है उसे पता नहीं, पर अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शराब चाहे किसी भी बर्तन से क्यों ना पी जाए, नशा तो वो उतना ही देती है। अचानक एक दिन दोपहर के समय मैं अकेला ही उस पहाड़ी पर जा पहुंचा। भीड़ के पीछे से मैंने देखा कि नाद्या उस ढलान के पास खड़ी है। उसकी आंखें मुझे ही तलाश रही हैं। फिर वो धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगती है। अकेले फिसलने में हालांकि उसे डर लगता है, बहुत ज्यादा डर। वो बर्फ की तरह सफेद पड़ चुकी है। वो कांप रही है जैसे उसे फांसी पर चढ़ाया जा रहा हो, पर वो आगे ही आगे बढ़ती जा रही है, बिना झिझके, बिना रुके। शायद आखिर उसने फैसला कर ही लिया कि वो इस बार अकेली नीचे फिसल कर देखेगी कि जब मैं अकेली होंगी तो क्या मुझे वे मीठे शब्द सुनाई देंगे या नहीं। मैं देखता हूं कि वो बेहद घबराई हुई भय से मुंह खोलकर स्लेज पर बैठ जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और जैसे जीवन से विदा लेकर नीचे की ओर फिसल पड़ती है। स्लेज के फिसलने की गूंज सुनाई पड़ रही है। नाद्या को वे शब्द सुनाई दिए या नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं बस ये देखता हूं कि वो बेहद थकी हुई और कमज़ोर सी स्लेज से उठती है। मैं उसके चेहरे पर यह पढ़ सकता हूं कि वो खुद नहीं जानती कि उसे कुछ सुनाई दिया या नहीं। नीचे फिसलते हुए उसे इतना डर लगा कि उसके लिए कुछ भी सुनना या समझना मुश्किल था। फिर कुछ ही समय बाद वसंत का मौसम आ गया। मार्च का महीना है। सूरज की किरणें पहले से अधिक गर्म हो गई हैं। हमारी बर्फ से ढकी वो सफेद पहाड़ी भी काली पड़ गई है। उसकी चमक खत्म हो गई है। धीरे धीरे सारी बर्फ पिघल जाती है। हमारा फिसलना बंद हो गया है और अब नाद्या उन शब्दों को नहीं सुन पाएगी। उससे वे शब्द कहने वाला भी अब कोई नहीं है। हवा खामोश हो गई है और मैं ये शहर छोड़कर पीटरबर्ग जाने वाला हूं। हो सकता है कि मैं हमेशा के लिए वहां चला जाऊंगा। मेरे पीटरबर्ग रवाना होने से शायद 2 दिन पहले की बात है। संध्या समय मैं बगीचे में बैठा था। जिस मकान में नाद्या रहती है, ये बगीचा उससे जुड़ा हुआ था और एक ऊंची बाढ़ ही नाद्या के मकान को उस बगीचे से अलग करती थी। अभी भी मौसम में काफी ठंड है। कहीं कहीं बर्फ पड़ी दिखाई देती है। हरियाली अभी नहीं है, लेकिन वसंत की सुगंध महसूस होने लगी है। शाम को पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी है। मैं बाढ़ के पास आ जाता हूँ और एक दरार में से नाद्या के घर की तरफ देखता हूँ। नाद्या बरामदे में खड़ी है और उदास नजरों से आसमान की ओर ताक रही है। बसंती हवा उसके उदास फीके चेहरे को सहला रही है। ये हवा उसे उस हवा की याद दिलाती है जो तब पहाड़ी पर गर्जा करती थी जब उसने वे शब्द सुने थे।
उसका चेहरा और उदास हो जाता है, गाल पर आंसू ढुलकने लगते हैं और बेचारी लड़की अपने हाथ इस तरह से आगे बढ़ाती है मानो वो उस हवा से ये प्रार्थना कर रही हो कि वो एक बार फिर से उसके लिए वे शब्द दोहराए। और जब हवा का एक झोंका आता है तो मैं फिर धीमी आवाज में कहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं नाद्या। अचानक न जाने नाद्या को क्या हुआ, वो चौंक कर मुस्कुराने लगती है और हवा की ओर हाथ बढ़ाती है। वो बेहद खुश है, बेहद सुखी, बेहद सुंदर। और मैं अपना सामान बांधने के लिए घर लौट आता हूं। ये बहुत पहले की बात है। अब नादिया की शादी हो चुकी है। उसने खुद शादी का फैसला किया या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका पति एक बड़ा अफसर है और उनके 3 बच्चे हैं। वो उस समय को आज भी नहीं भूल पाई है जब हम फिसलने के लिए पहाड़ी पर जाया करते थे। हवा के वे शब्द उसे आज भी याद हैं। ये उसके जीवन की सबसे सुखद, हृदयस्पर्शी और खूबसूरत याद है। और अब जब मैं प्रौढ़ हो चुका हूं, मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि मैंने उससे वे शब्द क्यों कहे थे, किस लिए मैंने उसके साथ ऐसा मजाक किया था। आप सुन रहे थे एंटोन चेखोव की कहानी एक छोटा सा मजाक। ये कहानी हमें ये नहीं बताती कि मजाक करना गलत है या सही, बल्कि ये दिखाती है कि कभी कभी किसी के दिल के साथ किया गया एक छोटा सा मजाक भी जिंदगी भर की खामोशी बन जाता है। कहानी की लड़की हंसी थी, डरती थी और उस आवाज को सच मान बैठी जो शायद कभी सच थी ही नहीं। और कहानी का लड़का, वो मुस्कुराता रहा, लेकिन शायद ये नहीं समझ पाया कि हर हंसी खेल नहीं होती और हर मजाक हल्का नहीं होता। चेखोव की ये कहानी बिना किसी बड़े संवाद के हमें ये सिखा जाती है कि दिलों के साथ किया गया खेल सबसे महंगा मजाक होता है। अगर ये कहानी आपको चुप करा गई हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें, हर मजाक मासूम नहीं होता। और ऐसी ही खामोश लेकिन गहरी कहानियों के लिए सुनो कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।